हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यार। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, दोबारा बंद करके चालू करना पड़ा। ओके, गुड इवनिंग। सब आ जाइए। हेलो रेनू, हेलो मोनू केसरी, हेलो विपिन, हेलो तुषार, गुड इवनिंग। दीपक, हेलो सूरज, हेलो करण, हेलो गंगा, हेलो इमरान, करण, शिवा, अनिकेत, सिद्रा, हेलो रेशम, सलोनी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? सब एकदम बढ़िया। तो आई होप सब एकदम बढ़िया से, अच्छे से। और केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ रहा सबको? सबको केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ रहा है? सब बेटा टेस्ट के बारे में लास्ट में बताऊंगा। नहीं 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 आ रहा है समझ में? बेटा समझना उसको यार। अभी तो दूसरा ही लेक्चर हुआ है, तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट है। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एडीटीए, एसडीएस क्या होता है ये? एडीटीए तो फिर भी ध्यान है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। आई एम सो वीक इन इनऑर्गेनिक। तो बेटा स्ट्रॉन्गर ना, स्ट्रॉन्गर उसको। हाँ जी, आज होगी, कल तो अपनी क्लास है ही नहीं। खैर, हाँ जी, गुड इवनिंग। 70% समझ में आ रहा है तो बेटा 70% समझ में आ रहा है तो बाकी भी समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, या तो आपका अभी भी बेसिक वीक रह गया है, आपने पीरियोडिक टेबल या तो ध्यान से नहीं पढ़ा है, आपने क्लास 11th पहले भी तो पढ़ा हुआ है ना, तो अपना पुराना 11th वाले नोट्स ढूंढो, कहाँ पे पढ़ा था आपने। ठीक है, वो 11th वाले नोट्स रिवाइज करके आओ, जब भी क्लास में आओ पिछला पढ़कर आओ। ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने समझ लिया, यकीन मानो आपके 5 क्वेश्चन तो राइट हो जाएंगे। ये एक चैप्टर इतनी जिम्मेदारी लेता है आपके। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर करवा देगा। ठीक है, हाँ जी, सारी बातें क्लियर। आज की यार, आज की स्कॉलरशिप का विनर तो नहीं, लेकिन पिछली स्कॉलरशिप का विनर था रविंद्र। ठीक है, जो मेरे पास फिर बाद में उसका नाम आया, इसलिए क्लास में बता नहीं पाया। हाँ जी, ओके। तो अब चलिए M1 V1 M2 V2 के सोल्व करते बता दो। ये बेटा अपन आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स वाले चैप्टर में। रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब दो विलियनों को मिलाते हैं तो फिर कैसे वहां पर चेंज करते हैं, वो सब वहां देख लेंगे। ओके, हाँ जी, अब आगे, अब आगे। हाँ जी, अब थोड़ा सा आगे और अच्छे से चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चलने वाली बेटा। थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं, फिर रिदम बनेगा, फिर आपके मैं कमेंट्स भी ओपन करूंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। बस आपको सिर्फ पढ़ाई करना है अच्छे से, क्योंकि यही पढ़ाई आपका सिलेक्शन देगी, बाकी इधर उधर की बातें आपका सिलेक्शन नहीं देगी। तो अभी आप जब क्लास में आए हो तो बढ़िया से अच्छे से पढ़ना। ओके, हाँ जी। तो आज हम बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 3, इससे पहले वाले लेक्चर आपको डेफिनेटली जरूर देखने चाहिए, ताकि उनसे आपको मदद मिले। और अच्छे से पढ़ो, रटो मत चीजों को, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल हमने इसीलिए पढ़ा है ताकि आप पीरियोडिक टेबल की मदद से इसको आसानी से समझ सके। आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए, किसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये पता होना चाहिए, ताकि एक बार दिमाग में तुम ये तो सोच पाओ, अच्छा फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में भी 5, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में हेलोजन है 7, ब्रोमीन के बाह्यतम, ब्रोमीन भी एक हेलोजन है 7, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6, सल्फर के बाह्यतम कोश में ओम शांति उसी के जस्ट नीचे आता है 6, बोरोन के बाह्यतम कोश में बोरोन 3, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 उसी के नीचे आता है, गैलियम के बाह्यतम कोश में भी 3 उसी के नीचे आता है, सीजियम के बाह्यतम कोश में पहले वर्ग में आता है 1, स्ट्रोंशियम के बाह्यतम कोश में बेटा मांगे कार स्कूटर 2 बाह्यतम कोश में। तो ऐसे दिमाग में क्लिक पिक्चर होनी चाहिए, पिक्चर बननी चाहिए। अच्छा, ये जिनोन के बाह्यतम कोश में जिनोन अक्रिय गैस से अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। डी ब्लॉक की मैं यहां बात ही नहीं करूंगा,
मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ गिने चुने तत्वों की बात करूंगा, उन्हीं पे चलेंगे, उन्हीं पे खेलेंगे, उन्हीं पे सारी बातें क्लियर होगी। तो दिमाग में ये इमेज बननी चाहिए कि किसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पक्का? तो ही आप आगे सारी चीजें क्लियर कर पाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी चीजों में से हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, अब कुछ आगे की चीजें अपन कवर कर लेते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने हासिल कर ली। संयोजकता क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, इन सारी बातों पर हम ज्ञान हासिल कर चुके हैं। अब आगे का ज्ञान हासिल करेंगे लुईस बिंदु संरचना को समझ करके। थोड़ा इस पर गौर करेंगे, ये समझ में आ गया तो आप धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओगे। फिर संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है ये समझेंगे, फिर उसमें अतिव्यापन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको क्लिक करेंगे। तो आज के लेक्चर में आने वाले तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बढ़िया से समझना। जो रिपीटर स्टूडेंट है, जो ड्रॉपर है, उन्होंने ढंग से पढ़ रखा होगा तो अच्छे से तुम्हें रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, और जिन्होंने 11th में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा ना, तो क्लियर हो जाएगा, सारा मामला क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। बढ़िया से तुम्हें पढ़ना है, ओके, समझना है ढंग से, और जो मैंने बोला उन चीजों पे ध्यान रखना है। लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हेडिंग डाल लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, अपन क्लास 10th वाला नहीं पढ़ेंगे कि भैया ऐसे ऐसे गोले गोले मिलाने से ऐसे ऐसे बन जाता है, थोड़ा थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, है ना। ओके, लुईस बिंदु संरचना। तो यार लुईस बिंदु संरचना के अनुसार क्या क्या चीजें हैं, जो आइए बात करते हैं। इसको एलडीएस, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपन बोलेंगे। किसी परमाणु का आपको एलडीएस बनाना हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, कुछ बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पक्की बात है, अगर आप फॉलो करोगे तो सीख भी जाओगे। फॉलो करना, जो मैं बोलूं वैसा वैसा करना, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, खुद का दिमाग मत लगाना। ये मान के चलो हमारा दिमाग शून्य है बस, वरना सब कचरा कर दोगे। आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो बिल्कुल मत लगाना खुद का दिमाग। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो भाई जब हम किसी भी यौगिक की अगर हमें लुईस बिंदु संरचना बनानी है या उसका एलडीएस बनाना है तो उसका कुछ नियम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर कुछ बातें लिख लेते हैं। एलडीएस बनाते समय केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एलडीएस में अपन केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो देखो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ना, लुईस के अनुसार, लुईस के अकॉर्डिंग केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, केवल बाह्य इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू लुईस, ठीक है, अकॉर्डिंग लुईस के अनुसार बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से दर्शाते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस एलडीएस बनाते समय बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। खत्म, सब जानते हुए आ रही है ना, ऐसा कोई नई बात नहीं बताई, दोनों पॉइंट आप जानते हो। रूल्स, अब देखते हैं इसके नियम। ठीक है, रूल्स, डॉट मतलब बिंदु से दर्शाते हैं। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है, सिंपल बातें चलेगी, सारी बातें सिंपल पे चलेगी, बस दिमाग कंसंट्रेट करके एक जगह पे रखना। इधर उधर कोई भी फोन आ रहा है, कोई दूसरा डिस्टरबेंस हो रहा है, बिल्कुल मत करना। ठीक है, इधर उधर उठ के मत जाना, चुपचाप जहां बैठे हो बैठे रहना। ठीक है, कान में ईयरफोन लगा के बढ़िया सुनना। कई बार ऐसा होता है हम सुनते कम है, रिएक्ट ज्यादा करते हैं, ऐसा मेरे साथ भी होता है। ठीक है, मैं कोई चीज सुनने से पहले बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता हूं, कई बार ऐसा हुआ है।
तो आपके साथ भी होएगा, ठीक है, हर एक इंसान के साथ होता है। हम सुनते कम है, रिएक्ट ज्यादा करते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी बेटा आप ध्यान रखना, पहले अच्छे सुनना तसल्ली से, ओके, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, अच्छी चीजें क्लियर होगी, ओके। हाँ जी, तो अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर रूल नंबर 1, पहला नियम केंद्रीय परमाणु का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का चुनाव करना, परमाणु का चुनाव करना, ठीक है। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे बस, राइटिंग हमें कोई मतलब नहीं, गोला भरना है वहां पेपर में। केंद्रीय परमाणु का चुनाव करना। अब केंद्रीय परमाणु कैसे चूज करेंगे, उसकी कुछ खास बातें, जो आकार में बड़ा हो, जो आकार में बड़ा हो, वो केंद्रीय परमाणु हो सकता है, या जो कम संख्या में हो, कम संख्या में हो, वो केंद्रीय परमाणु हो सकता है। थर्ड, जो सबसे ज्यादा, उस अणु में जो सबसे ज्यादा बंध बनाता हो, वो केंद्रीय परमाणु हो सकता है। अब हाइड्रोजन तो एक ही बंध बनाता है, तो साइड में रहेगा ना, वो केंद्रीय परमाणु हो ही नहीं सकता, जो ज्यादा बंध बनाए, ठीक है, ओके। जिसकी विद्युतीयता कम हो, जनरल, ठीक है, जिसकी EN अपेक्षाकृत कम हो, तो ये कुछ क्वालिटी है केंद्रीय परमाणु होने की, ठीक है, ये कुछ क्वालिटी है केंद्रीय परमाणु होने की। खट 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 फटाफट से देखते हैं। HNO3, HNO2, H2SO4, H3PO4, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं यार, ठीक है, ये है हाँ जी। अगर मैं इसमें बात करूं तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा, H3BO3, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग आयन भी होते हैं, आयन वायन पे बाद में जाएंगे, पहले अपन इनको देख लेते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, जो कम संख्या में हो, या फिर कुछ और देख लो, H2H2O7, अभी बस इनिशियल स्टार्ट है, तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा। H2CO3, हाँ जी, तो जो कम संख्या में हो, इसमें नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन भी एक है, ऑक्सीजन 3 है, तो केंद्रीय परमाणु हाइड्रोजन या नाइट्रोजन में से हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन तो एक ही बंध बनाता है, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे बोरोन, ठीक है। हाइड्रोजन भी दो, सल्फर भी दो, सल्फर का आकार बड़ा है, जिसका आकार बड़ा वो केंद्रीय परमाणु हो सकता है, ठीक है। कार्बन जो कम संख्या में है, ठीक है। आप आराम से पहचान पाओगे कि कौन केंद्रीय परमाणु है, आराम से पहचान पाओगे, ठीक है। जैसे कि देखो HClO, अब केंद्रीय परमाणु कौन है, हाइड्रोजन है कि क्लोरीन है कि ऑक्सीजन है, जो ज्यादा बंध बना है, सबसे ज्यादा बंध कौन बना सकता है, यहां कोई, देखो ध्यान, इसको बाद में देखेंगे, इसको अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा सीख जाओगे फिर सीख जाओगे। हाँ जी, ये कुछ उदाहरण ले लिए जिसमें अपन ने अभी आसानी से केंद्रीय परमाणु डिसाइड कर लिए। कुछ ऐसे ही NH4+ बकवास, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु में। तो केंद्रीय परमाणु डिसाइड करना हमें आना चाहिए पहली नजर में, तो ये क्लियर हो गया, ओके। रूल नंबर 1 खत्म, ओके। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों एक ही बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन एटम कभी भी
केंद्रीय परमाणु नहीं होगा, नहीं होंगे। ठीक है, वो सदैव एकल बंध बनाएंगे, वे सदैव सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। बेटा क्योंकि अगर आपकी थ्योरी अच्छी रहेगी ना तो इनऑर्गेनिक अच्छी रहेगी। इनऑर्गेनिक में थ्योरी जिसकी बढ़िया है उसकी इनऑर्गेनिक अच्छी है। ठीक है, फिजिकल जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसकी फिजिकल बढ़िया है। हाँ जी, ठीक है, ओके। रूल नंबर 3, ऑक्सीजन एटम क्या कितने बंध बनाता है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखना बीच बीच में बहुत सारे बच्चे उलझेंगे, सर 6 होते हैं क्या, डाउट करेंगे खुद पे, भाई होते हैं। यही कॉन्फिडेंस चाहिए, पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। या तो ये डबल बॉन्ड बना ले तो कोने पे आ जाएगा, जैसे कि ऐसे। देखो अगर ऑक्सीजन कोने पे है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर बीच में तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ऑक्सीजन कोने पे तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और बीच में तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखो अगल बगल में तो दूसरा नहीं। ठीक है, यदि ऑक्सीजन एटम ठीक है, साथ के साथ एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा, बढ़िया समझोगे। यदि ऑक्सीजन एटम बीच में हो तो 2 एकल बंध बनाएगा, 2 एकल बंध बनाएगा। ठीक है, साइड में होने पर डबल बॉन्ड बनाएगा। खट ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगला, ये चीजें क्लियर हो गई बेटा। अगला रूल नंबर 3, बेसिक रूल है ये। ठीक है, ताकि ये चीजें आपकी आसान करेंगे। मान लो कोई आयन है, आयन जैसे कि धनायन है या ऋणायन है, तो उसको कैसे सोचोगे? ठीक है, धनावेशित आयन है जैसे कि NH4+ है, H3O+ है, या कोई और दूसरा PH4+ है, उसकी संरचना कैसे बनाओगे? तो धनावेशित आयन में जो धनावेश होता है उसको केंद्रीय परमाणु पे मान लेंगे कि जो भी धनावेश है केंद्रीय परमाणु ने झेल रखा है। समझ में आया? धनावेशित आयन में धनावेश केंद्रीय परमाणु पर होता है। ठीक है, फिर उस हिसाब से बंध बनाएंगे। अपन को लुईस बिंदु संरचना क्या करती है? अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनाते हैं। तो धनावेश है केंद्रीय परमाणु पर, ओके, जितना धनावेश है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब कितने बंध बनाने उस हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से चिल करो, मामला सब सेट है। ओके, रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, ऋणावेश। कोई ऋणावेशित आयन है जैसे कि कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन, कोई भी आयन है, तो ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर होगा, केंद्रीय परमाणु पर नहीं होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ऋणावेशित आयनों में ऋणावेश सदैव अधिक EN वाले एटम पर होता है।
अधिक EN वाले एटम पर होता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं बेटा, समझना आप बस। अधिक EN वाले एटम पर होता है। ये चीजें क्लियर हो गई है। ओके, कूल है, डन। अब आगे, अब आगे। हाँ जी, ये चीज आपने जान ली, फेल आई यहां से, इतनी सी आपने जान ली। बस मेरे को इतना बता दो कि हाँ ये क्लियर हो गया सर, हमने ये समझ लिया कि भैया केंद्रीय परमाणु कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो देखते हैं, पता चल जाता है हमें। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी कोने पे नहीं आएंगे। ये फ्लोरीन है, F लिखा हुआ है, E नहीं लिखा हुआ है, ये F, फ्लोरीन एटम, ठीक है। वो सदैव सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन अगर साइड में होगा तो डबल बॉन्ड, बीच में होगा तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब कुछ कंपाउंड्स को पहचानना सीखो। हाँ जी, एक ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं बस आपको देखकर पहचानना है, वो मैं सिखाऊंगा अभी। क्या होते हैं, कैसे इनकी संरचनाएं बनती हैं, इनके बारे में क्या और जानना है, वो अभी हमारा मतलब नहीं है। बस मुझे देखते ही लग जाए यार ये तो ऑक्सी अम्ल है, बस इतना सा पता चल जाए, ठीक है। ऑक्सी अम्ल को पहचानना, पहचानना, ठीक है। ऑक्सी अम्ल को पहचानना, देखते ही पता चल जाए यार ये हो सकता है ऑक्सी अम्ल, बस। ठीक है, वह यौगिक जिसमें अधातु, वह यौगिक जिसमें कोई अधातु, ठीक है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, परमाणु उपस्थित हो। वह यौगिक जिसमें अधातु, कोई भी नॉन मेटल, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी आप जानते हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम उपस्थित हो, वह ऑक्सी अम्ल हो सकता है, वह ऑक्सी अम्ल होता है, होता है, हो सकता है क्या, होता ही होता। अधातु होनी चाहिए, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होएगा। कार्बन सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। थोड़ा सा उनके अलावा कुछ और भी, जैसे कि बोरोन हो जाए, कभी कुछ और हो जाए, पता चला कल बोल दे कोई सर देखो ये क्या, ये ऑक्सी अम्ल है, नहीं है भैया, आपने तो बोला था अधातु है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई कि भैया उनमें कुछ अधातु होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, यह AOH प्रकार का बंध रखते हैं, जहां ए क्या है आपके पास, अधातु। यह AOH प्रकार का मतलब धातु, कोई भी अधातु से OH समूह जुड़ा होगा, कोई भी अधातु से OH समूह तो जुड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन, अच्छा, जिसमें OH तो होगा ही होगा। जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने भी बनाया था H2CO3, इसमें क्या बोला था मैंने, एक तो डबल बॉन्ड O बनाया था, यहां पे OH, तो
इसमें CO है, इसको देख के नहीं बोलूंगा, देखो यहाँ पे OH है, OH है, कार्बन से OH जुड़ा हुआ है ना, हाँ ये एक ऑक्सी अम्ल है। जैसे कि देखो ध्यान से H2SO4, नोट मत करना अभी, ठीक है, H2SO4, एक OH इधर, एक OH इधर, तो अधातु, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर OH, क्या ये एक ऑक्सी अम्ल है? हाँ, इसको ऑक्सी अम्ल बोल सकते हैं, क्योंकि अधातु OH बंदिश में उपस्थित है, अधातु से OH समूह जुड़ा हुआ है, अधातु से OH समूह जुड़ा हुआ है। जैसे कि ClOH, क्या यह एक ऑक्सी अम्ल है? हाँ, HOCl इस कंपाउंड का नाम है, जिसमें क्या है, Cl से OH जुड़ा हुआ है, तो Cl एक अधातु है, अधातु से OH समूह जुड़ा हुआ है, यह एक ऑक्सी अम्ल है। बस आप फील लो, बस अधातु से OH समूह जुड़ा होना चाहिए, अधातु से OH समूह जुड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, ये फील हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बस ये दो बातें आपको बस देखनी है, क्लियर करनी है, फिर आगे अपन देखेंगे। तो अब यहाँ पे ए क्या होगा? अधातु। अधातु जैसे बोरोन हो सकता है, बोरोन के बाद सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब आगे ये चीजें क्लियर हो गई है, एक चीज और देख लेते हैं, उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, उप सहसंयोजक बंध। ये भी देख लो, क्योंकि हम सिर्फ 11th नहीं पढ़ना चाहते, हम इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, चीजें हमारी साथ के साथ कलेक्ट होती चली जाए। उप सहसंयोजक बंध, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। उप सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? जैसे बैंक आपको लोन देता है, लेकिन हक बैंक का होता है, किसी भी टाइम मांगने आ सकता है। पार्टनरशिप तो हो रही है, लेकिन देने वाला एक ही है। बंद तो बन रहा है, लेकिन देने वाला एक ही है, तो इस टाइप का बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। उप सहसंयोजक बंध, जब सहसंयोजक बंध के निर्माण में दोनों इलेक्ट्रॉन को एक परमाणु द्वारा दिए जाएं। जब कोई भी बंध बन रहा है, उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा दिए जाएं। 2 इलेक्ट्रॉन है, ले। नॉर्मल में क्या होता, आम जिंदगी, एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, बंद बनेगा। यहां पे दोनों में दूंगा, ले खुश रहे, लेकिन हक मेरा ही रहेगा, कभी भी ले सकता हूं, मैंने तेरे को दिए। समझ में आया? तो उप सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब बंध निर्माण की प्रक्रिया में दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा दिए जाएं। जब बंध निर्माण की प्रक्रिया में दोनों इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो देने पड़ेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन से एकल बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब बंध निर्माण की प्रक्रिया में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाए, तो निर्मित बंध क्या कहलाता है? उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे कि ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ए और बी के बीच में ए ने दिया, बी ने लिया, ऐसा बंध है, तो ये तो है आपके पास सहसंयोजक बंध। और ये है बेटा आपके पास तीर के चिन्ह, ये दाता देने वाला,
ये ग्राही, लेने वाला। तो ये बंध कहलाएगा आपका उपसहसंयोजक बंध। फिर इसको सहसंयोजक में कैसे बदलते हैं, फिर कैसे आवेश आता है, वो बात की बात है। अभी आप बस फील लो। हाँ, देने वाला दाता, लेने वाला ग्राही, देने से लेने वाले की ओर तीर का चिन्ह लगाते हैं, तो वो बंध कहलाएगा उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध एक ही अणु में दो परमाणु के बीच में भी हो सकता है, या दो अलग अलग अणु उनके बीच में भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पढ़ेंगे बंध, समझ में आया? उपसहसंयोजक बंध एक ही अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के बीच में भी बन सकता है, या अलग अलग अणुओं के दो परमाणुओं के बीच में भी बन सकता है। लिख लें इस पॉइंट को, अच्छा लगा? हाँ जी। उपसहसंयोजक बंध एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच में भी संभव है, एवं अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच में भी संभव है, के बीच में भी संभव है, में भी संभव है। जैसे कि देखो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक रफली डायग्राम बना लो। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन का स्टक पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का नहीं हुआ बेचारे का, तो ऑक्सीजन अपना लोन पर इसको डोनेट कर देता है। तो एक ही अणु के दो परमाणु। बस आप बस अभी लिख लो, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत लगाना, कैसे बना वो सिखाऊंगा मैं आपको। ये तो एक ही अणु के अंदर बना। अब ये NH3 है, इस NH3 के नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में 3 बंध बनाने में काम में आ गए, एक बचा रहा। इधर BF3, सपोज करो ये BF3 है, बेचारा बोरोन। बोरोन के पास खुद के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, क्लिक कर रहा है बोरोन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन ने दे दिया एक एक करके, 6, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये ले मैं तेरे को दे देता हूं। तो ये तो दोनों केस पॉसिबल है, ये एक ही अणु के अंदर, ये 2 अलग अलग अणुओं के अंदर, ठीक है? ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बंध और ये वाला बंध, यही है तुम्हारा उपसहसंयोजक बंध। एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, बस चुपचाप समझते रहो, कोई डिस्टर्ब ना हो, न किसी को डिस्टर्ब करो, ठीक है? जरूरत पड़ेगी तुम्हारी तो मैं तुम्हारे कमेंट भी ओपन करूंगा, बस अभी बस चुपचाप पढ़ो। क्लियर है? अब आते हैं हम अणुओं की संरचनाओं पर। क्लियर? ओके, वेरी वेरी क्लियर। तो अब उदाहरण, HNO2। HNO2 को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल ये बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल बोलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने नाम लिख दिया कि ये अम्ल है, लेकिन क्या इसको देख करके पहचान पाते कि ये अम्ल है? अधातु नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो यह एक ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन अधातु है। क्या यह एक अम्ल है? नाम तो ऑक्सी अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल तो है ही सही, लेकिन हाँ, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यार इसमें नाइट्रोजन से ओएच तो जुड़ेगा। क्लियर है? बोलो।
ओके अच्छा, केंद्रीय परमाणु की पहचान नाइट्रोजन, जो कि ज्यादा बंध बनाता है, ये 2 बनाता है, ये 3 बनाता है, ये 1 ही बनाता है। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। पक्का? 5 पक्का। 1 2 3 4 5। ऑक्सी अम्ल तो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? मुझसे? किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। तो O फिर H। क्लियर हो गया? तो जरा देखो ध्यान से, एक पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि यार नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, लेकिन OH तो इसमें होगा ही होगा। हाइड्रोजन का तो अष्टक पूरा हो गया। अभी इतना बनाते हैं। ओके, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जैसा आप 3 चाहिए। कितने चाहिए? 3 चाहिए। एक तरफ OH लगा दिया। अब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बेचारा बीच में आ गया। अगर कोई ऑक्सीजन बीच में आएगा तो कितने बंध बनाएगा? 2 एकल बंध बनाएगा। एक इधर बनाएगा और एक इधर बनाएगा। एक ऑक्सीजन बच गया। एक ऑक्सीजन बच गया ना, केंद्रीय परमाणु ये है ना, तो इससे जुड़ेगा और कोने वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। LOGL हो गया। बस अब बाकी चीजें जो नहीं दिख रही वो दिखा दो। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 7वां इससे लिया, 8वां इससे लिया, हो गया स्टक पूरा। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर ले लिया, 8। हो गया स्टक पूरा इसका। इसके बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में। इसके बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, इसके बाह्यतम कोश में 6 होते हैं, इसके में 1 होता है। ये बन गया तुम्हारे संरचना। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े उससे पहले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बोले तो लोन पेयर क्या होता है ये भी समझ लो। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर किसे कहते हैं? बाह्यतम कोश के वे युग्मित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के युग्मित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के, देखो हमने यहां पे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दिखाए, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के भी, ऑक्सीजन के भी। तो इलेक्ट्रॉनों का वह युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं लिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 मिलकर के एक युग्म बन गया। इसके पास 2 जोड़े, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का वह युग्म जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। भाग कौन लेता है? बाह्यतम कोश का। बाह्यतम कोश में भी ये ऐसे हैं जो भाग ही नहीं ले रहे। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण, इसको तो हम एक्स्ट्रा में यूज करेंगे, ऐसे जानबूझ के इस्तेमाल नहीं होगा ये। इसको तो नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है कि देना है कि नहीं देना है। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में सामान्यतः भाग नहीं लेते, सामान्यतः भाग नहीं लेते, नहीं लेते, लोन पेयर होता है। ठीक है, लोन पेयर, शॉर्ट में LP हम बोलेंगे, LP लोन पेयर। लोन पेयर सब क्लियर, कान खोल के सुन लो। तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दिख गए। क्लियर हो गया? हाँ जी। समझ में? 5 लोन पेयर, अरे टोटल 5 है, लेकिन मैं यहां पे एक एक के बारे में बता रहा हूं। ये क्लियर हो गया। दूसरा अब आएगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल।
नाइट्रिक अम्ल, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाया। अरे क्यों नहीं बताऊंगा, आगे जरूरत पड़ेगा तब बताऊंगा, अभी क्यों बताऊंगा। सहसंयोजक बंद पड़ रहे ना, तो आयनिक क्यों घुसाऊं बीच में भी। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में, अच्छा अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सी अम्ल में OH आएगा, हाँ या ना। अब 3 ऑक्सीजन थे, केंद्र तो नाइट्रोजन है, जुड़ेंगे तो नाइट्रोजन से ही, एक इधर जुड़ गया, 2 हमने कहीं ऐसे आंख बंद करके ऐसे लिखा दिए। कोई फॉर्मल चार्ज अभी अभिषेक सबर करना, कहीं क्या जरूरत आ रही फॉर्मल चार्ज की, यहाँ पे बिना फॉर्मल चार्ज के काम हो रहा है, रटे रटाए चीजें पढ़ रहे हो। अब जरा देखो ध्यान से, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम देखो, जो ऑक्सीजन बीच में आया 2 एकल बंध बनाएगा, कोने वाला डबल बॉन्ड बनाएगा। अब बेचारा ये क्या करे, जुड़ना तो इससे ना। क्या ये चीज समझ में आई? इतना तो क्लियर हुआ, ये एक्स्ट्रा बेचारा क्या करेगा। क्या ये केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर था। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसका तो अष्टक पूरा हो गया भैया, मैं तेरे से बंद क्यों बनाऊं, मैं तेरे को दे सकता हूं बस। मैं तेरे साथ साझा इस तरीके से करूंगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे रहेंगे, तेरे नहीं लूंगा मैं, वरना मेरे अष्टक को आंच आ जाएगी। समझ में आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कूल है, दिमाग चल रहा है दिमाग, कहीं पे ऐसा किसी को नहीं लग रहा ना, समझ नहीं आया। अरे सिया जी, ये सब कुछ तो हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया ना, लेकिन एक ऑक्सीजन हमने और जोड़ दिया नाइट्रोजन से। अब उसका निपटारा कैसे हो कि भैया तेरा लोन पेयर दे मेरे को, ऑक्सीजन एक और जोड़ना है मेरे को, खत्म बात। तो एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ा हमने, नो दिक्कत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो ध्यान से, थर्ड H3BO3, इसको लेते हैं, बोरिक अम्ल को, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल ऑक्सीजन से नहीं जोड़ सकते भाई। केंद्रीय परमाणु कौन है भैया, केंद्रीय परमाणु से जुड़ेगा ना, बोल रहा हूं ना, केंद्रीय परमाणु से जुड़ेगा। ओके, धीरे धीरे बेटा सब बताएंगे। केंद्रीय परमाणु कौन है, बोरोन है। बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3, 1 2 3। बोरिक अम्ल है, बोरोन 3 ही बंध बनाता है, बोरोन 3 ही बंध बनाता है, तो एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा। अब तीनों से जुड़ना ऑक्सीजन है, क्योंकि एक बंध बना रहा है, तो हाइड्रोजन तो डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता, हाइड्रोजन तो डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता, बोलो। थर्ड में ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि नाइट्रोजन पे ज्यादा 3 से ज्यादा बंध नहीं बनाएगा बेटा नाइट्रोजन उदासीन अवस्था में, और देगा तो देगा अपना ये बंध देगा, ओ है ना। अरे भैया यहां पे समझ में आ गया। अब ऑक्सी अम्ल है तो OH तो आएगा ही आएगा, तो हर जगह OH OH OH, सबका काम खत्म। तो एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन ने इसका लिया, एक इसका लिया, एक इसका लिया, बेचारे के पास अष्टक ही पूरा नहीं हुआ। समझ में आ गया। तो H3BO3 की संरचना समझ में आई। अरे यार तुम्हारे कमेंटों के देखने के चक्कर में ना फ्लो बिगड़ जाता मेरा। हाँ जी, H3BO3 की संरचना समझ आई। बोरिक अम्ल, इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 तो पहले खुद के थे, एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक अपूर्ण। अभी संकरण वंकरण अतिव्यापन वतिव्यापन नहीं पढ़ रहे हम, बस केवल संरचना बनाना सीख रहे हैं, रफली डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। ये सीख लो, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ो। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, अच्छा ये भी अम्ल है, ओके। केंद्रीय परमाणु जो कम संख्या में है, कार्बन। कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, क्योंकि इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही होते हैं। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल क्या वो अम्ल होते हैं,
कार्बोनिक अम्ल क्या है? एक ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, मतलब 1 2 3 4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन। कार्बन के पास सबसे पहले तो मैंने कार्बन बना दिया गुरुजी, अच्छी बात है। क्या यह एक ऑक्सी अम्ल है? कार्बन अधातु रही, बाकी 2 यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहे। कार्बोनिक अम्ल नाम बोल रहा हूं मैं, इसको याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे, तुम अब तो पढ़ने लग जाओ। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है। तो क्या ये एक ऑक्सी अम्ल है? ऑक्सी अम्ल में OH होता है, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 OH होंगे। तो एक OH मैंने यहां लगा दिया, एक OH मैंने यहां लगा दिया। अगर ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन बीच में आ रहा है भैया, इधर कार्बन उधर हाइड्रोजन, तो ये 2 एकल बंध बनाएगा ना। एक बन गया, एक और बना दो, एक बन गया, एक और बना दो। अब एक ऑक्सीजन का क्या करें? वो तो कोने पे आ गया, कोने वाला डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये बन गया इसकी संरचना। बस अभी तुम संरचना बनाना सीख जाओ। क्लियर हो गया? ओके, अब जरा देखो ध्यान से। अच्छा, CO3-2 कार्बोनेट है। जब इसने, ये अम्ल है, अम्ल जब दोनों अपने H+ त्याग देगा तो क्या बन जाएगा? ऋणायन बन जाएगा। जैसे कि HCl में से H+ निकल जाता है तो क्या बच जाता है? Cl-, अर्थात इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए होंगे। तो यहां पे ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, तो ये बन जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ, नहीं हुआ गुरुजी। ये O, इसमें भी कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? यहां से H+ हटा दो, इस पे ऋणायन लगा दो, इस पे ऋणायन लगा दो, काम हो गया। ये बन गया तुम्हारे पास ऋणायन, ये बन गया तुम्हारे पास ऋणायन। बोलो ना, बोलो ना, समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? सोचो। ठीक है, अगला। हाँ जी, NO2- नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, HNO2 नाइट्रस अम्ल। अगर अम्ल में से H हटा दूंगा, H+ हटा दूंगा तो NO2- बच जाएगा ना भैया। अरे यार, ये कैसे बना होगा? जब HNO2 अम्ल टूटा होगा H+ में और NO2- में, तो हम क्या करें? अरे यार, HNO2 में से H हटा दे। HNO2 की संरचना ऐसी थी। इसमें से क्या कर, इस H को उड़ा दे, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे डाल दे, एक जिसमें से खुद का है, एक पड़ोसी ऑक्सीजन इसका है, खत्म हो गया हाइड्रोजन का। HNO2 ऐसे बन गया। संरचना बनाना सीख लो। HNO2 बन गया, NO3- नाइट्रेट आयन, इसमें H लगा के देखो क्या बनेगा? HNO3। मतलब HNO3 से H निकलने के बाद ये बना होगा। एक H+ अलग कर दो, NO3- बन गया। तो इसमें से HNO3 की संरचना कैसी थी? ऐसी थी क्या? ये वाला H हटा दो, खट से आंसर आया। बोलो, ये वाला H हटा के यहां पे ऋणायन लगा दो। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लगा। ऐसे बनाओ, या तुम्हारी मर्जी पड़े। ऐसे सुंदर नहीं लग रहा तो कुछ दूसरे रंग में इधर डबल बॉन्ड लगा दो, कैसे बना दो। NO3- ऐसे बनता, ऐसे बना दो, कैसे बना दो, ठीक है। ये बन गया, H हटाना है बस, ऋणायन बना दो, नाइट्रेट आयन बन गया। नाइट्रेट हो गया। चमका के नहीं चमका? चमकना चाहिए बेटे, हाँ जी, वरना दिक्कत आप ही को होगी, हमको नहीं होगी। हाँ जी, बोरेट आयन, BO3- बोरेट आयन
क्या इससे? बोरोन 3 ऑक्सीजन और -3 आवेश, बोरेट आयन H3BO3, तीनों H हटा दो, तीनों H प्लस गए तो 3 ऋण आयन बच गया। 3H, ये अम्ल है ना, अम्ल क्या देता है? H प्लस। अब यार धनावेश अलग हो रहा है तो ऋणावेश बन रहा होगा ना, पहले ये उदासीन था। यहां से एक H हटा दो, एक H हटा दो, एक H हटा दो, 3 H प्लस निकल गए तो -1 बोरोन पे आ गया होगा। काम हो गया ना भैया। बोरोन BO माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, ये बन गया बोरेट आयन। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूं। फिर भी ना समझो तो तुम्हारी इच्छा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या ये ऑक्सी अम्ल है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं। केंद्रीय परमाणु कौन है जो बड़ा है? सल्फर। सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन तो एक ही बंद बनाएगा तो कोने पे आ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, खत्म बात। ओके, कूल है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, H2SO3, H2SO3, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल। अम्ल है मतलब। अच्छा, पहले केंद्रीय परमाणु डिसाइड करो। सल्फर। केंद्रीय परमाणु कौन? सल्फर। कौन? सल्फर। हाँ या ना? ओके, तो केंद्रीय परमाणु है सल्फर। सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के नीचे आता है। ऑक्सीजन में 6 तो इसमें भी 6। 1 2 3 4 5 6। सर आप 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्यों दिखाते हो? ताकि अम्ल है ना तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना, OH OH जुड़ेंगे अगल बगल में बेटा। जरा देखो ध्यान से, एक OH इधर आएगा, एक OH इधर आएगा। हाँ जी। अच्छा, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? अरे जितने सल्फर के में होते हैं उसी के तो ऊपर आता है। इसके बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कूल है मामला। ओके, एक हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया, हाइड्रोजन का तो काम खत्म हो गया। अब इस ऑक्सीजन ने अब बीच में आ रहा है, ऑक्सीजन तो बीच में आ रहा है तो एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा। अब एक ऑक्सीजन और बचा हुआ, इसको किसके लटकाए? केंद्रीय परमाणु के। किसके? केंद्रीय परमाणु के। इसके पास 2 लोन पेयर हैं, कोई भी एक लोन पेयर, उस बेचारे एक ऑक्सीजन को दान करवा दो, दान करवा दो, ये वाला ऑक्सीजन। इसको इसके बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6। अब ये उसके साथ साझा नहीं कर सकता ना नॉर्मली, क्योंकि उसका दस्तक पूरा हो गया। तो ये बोलेगा भाई यार थोड़ी सी कृपा दृष्टि दिखा दे यार, हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? तो ऐसा कर ले, खुश रहे, उपसंयोजक बंद बना देगा। कूल कूल कूल, एकदम अच्छे से, मस्त, मजे में, मजा आ गया, समझ में आ गया। तो इसकी संरचना अपन ने कैसे बना ली? यहाँ पे सल्फर है, इधर OH है, इधर OH है, और यहाँ पे सिंपल सा, ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे बना लिया। ठीक है, ओके, मस्त, ओके, ऐसे बना लिया। अब थोड़ा सा कुछ आगे की चीजें मैं लिखवा दूं यहां पर। हाँ, जरा देखो ध्यान से बेटा, अभी चलो बस इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं वरना फिर पचेगा नहीं आपके, फिर वो मैं बाद में लिखवा दूंगा। बस आपको ये संरचना याद रखनी है, हम इसको भी आज वर्तमान में नए तरीके से जानते हैं। ओके, ये भी बस लुईस के अनुसार लिख रहा हूं मैं। ये हो गया। अच्छा, SO3-2, ये दोनों H हटा दो तो ऋणायन बन जाएगा। SO3-2 सल्फ्यूरस अम्ल,
ये बन जाएगा सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। तो इसकी संरचना क्या बन जाएगी भैया, ऐसी बन जाएगी, एक यहाँ पे ये है, इधर O माइनस, इधर O माइनस, ठीक है। इसकी एक संरचना और बना लो ताकि इसको तुम साथ के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं फिर अपन, यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस, ठीक है। इसकी भी होती है, इसकी भी ऐसे ही होती है, ठीक है। उसको अपन आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले आप बनाना सीख लो। शिवानी बेटा, इसका मतलब ये है कि आपने मतलब चीजें ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे H2SO4, जबकि मैं तो धीरे पढ़ा रहा हूं यार, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। इनके नाम कैसे याद करें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लिख लिख के याद करो, टाइम लगेगा चीजों को होने में, धीरे धीरे। H2SO4 क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। केंद्रीय परमाणु कौन, सल्फर। अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है। सल्फर अधातु है, नाचने का मन कर रहा है। सल्फर अधातु है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 H बंद लगेंगे, मतलब एक दाएं लगा दो, एक बाएं लगा दो, एक दाएं लगा दो, पक्की बात। ऑक्सीजन बीच में आ गया तो 2 एकल बंद बनाएगा, इधर भी बीच में आ गया 2 एकल बंद बनाएगा। अब 2 ऑक्सीजन बेचारे क्या करें, हम तो केंद्रीय परमाणु के सहारे हैं। इस सल्फर के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते ना सल्फर के बाह्यतम कोश में, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। अरे नंबर पे क्या रखा है यार, 11 12, हाँ जी। अब 2 ऑक्सीजन है, ऐसा कर मेरे को तो तू दे दे, ऐसा कर मेरे एक ऑक्सीजन को भी तू दे दे, दोनों की लाज हो जाएगी, हाँ या ना। चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट दे दो बेटा। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको फॉर्मूला शीट चाहिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है मेरे को ये बताओ। अभी बस जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको ध्यान से पढ़ो ना। आप चलती हुई क्लास में 10 तरह की बातें पूछती हो तो फिर कैसे समझ में आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस बात के लिए आपको टेंशन नहीं हो रही, जो मैं नहीं करवा रहा हूं अभी उस बात के लिए टेंशन हो रही है आपको। कहीं भी लगा सकता है OH OH बेटा रश्मि, पढ़ लो ना अभी। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ओके। इसी से मिलता जुलता एक 13वां वाला आयन देख लेते हैं अपन, सल्फेट आयन, SO4-2, ये सल्फेट आयन। सल्फेट आयन कैसे मिलेगा, दोनों H हटा दो, ठीक है। यहाँ पे O माइनस कर दो, O माइनस कर दो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, या फिर इसको हम वर्तमान में से जानते हैं, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, खट, H हटा दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, H हटा दो, ये बन जाएगा, ठीक है। अगला देखो, H3PO4, H3PO4, सल्फ्यूर फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, सॉरी फॉस्फोरिक अम्ल। यानी कि ट्रिक भी लिखवाऊंगा आगे, चिंता मत करो, ट्रिक भी लिखवाऊंगा आगे, ठीक है। बस अभी केवल संरचना बनाना सीख रहे हैं, हम ट्रिक नहीं सीख रहे, अभी हम संरचना बनाना सीख रहे हैं। अब केंद्रीय परमाणु कौन है, केंद्रीय परमाणु कौन है, तुम्हें नाम मत नहीं पता हो कोई मतलब नहीं, तुम्हें अणु देख के संरचना बनानी नहीं चाहिए। केंद्रीय परमाणु गुरुजी फोस्फोरस है। फोस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है। एक अम्ल है तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन OH OH से जुड़े होंगे, 3 OH होंगे, कटक 3 OH होंगे। फोस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 3 बंध बनाने हैं। फोस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 3 बंध बनाने, और 3 ही OH है, 3 OH है, और एक फिर और कुछ और देखेंगे। जरा देखो ध्यान से, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, ओके। फोस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे,
5 में से 3 बंद बनाने चले गए, कितने बच गए? 2। 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 1 ऑक्सीजन हरे, 1 ऑक्सीजन और है, उसका जुगाड़ कर दो। ले तू उपसहसंयोजक बंद बना। ठीक है, तू उपसहसंयोजक बंद बना। क्लियर हो गया? उपसहसंयोजक बंद बना, समझ में आया? ओके, अब इससे मिलता जुलता H3PO3, ध्यान समझना, H3PO3 ये फॉस्फोरिक है, एक ऑक्सीजन हटा दो, अस फॉस्फोरस। अब हमने एक ऑक्सीजन कम किया है, ध्यान से समझना, हमने एक ऑक्सीजन कम किया है, उसमें 4 थे, इसमें 3 रह गए, ये वाला नहीं हटता, इनमें से कोई एक हटता है। तो जरा देखो ध्यान से संरचना में, यहां तो यही रहेगा, एक OH, एक OH और बस यहां पर एक H, ये फॉस्फोरस अम्ल। करेंगे भैया करेंगे, 3 OH की जगह 2 OH, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी की तरह एक और 16 बना लो बेटा, H3PO2, इसका नाम है हाइपोअस, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस। इसमें एक और हाइड्रोजन हटा दो, हाँ जी, P कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, एक OH रहने दो, 2 H रहने दो। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, बताएंगे, आगे पढ़ेंगे, सब्र करो ना, अभी तो आप सीखने लगे हो यार, अभी आप उंगली पकड़ के चलना सीखो, धीरे धीरे। अगर पढ़ा हुआ है तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो लिखो फिर। कोई सा भी H हटा सकते हो, कोई से भी H से ऑक्सीजन हटा सकते हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, ये वाला ऑक्सीजन हटाओ, सिंपल H जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए, ये क्लियर हो गया सर, डबल बॉन्ड साइड भी लगा, अरे रुकेंगे, अभी बताऊंगा इस्माइल, बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तो क्या, अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पहली नजर में क्या ये समझ में आ गया जो मैंने बताया? एक बार यस 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 लिख दो, फिर मैं कुछ और बताऊंगा। एक बार समझ में आ गया कि अरे नहीं होती H2SO3 की संरचना H2CO3 की तरह? एक बार ये जो बोल दिया, ये समझ में आया क्या? अरे कहीं भी बना दोगे बॉन्ड बेटा, ये रफली संरचना है, कोई दिमाग नहीं लगाया, बिना दिमाग के बनाई है, बिना कोई दिमाग लगाया, मैंने तो इसमें दिमाग भी नहीं लगाया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना मामला सॉर्टेड है, ओके। अब कुछ और जानकारियां भी मैं तुम्हें साथ के साथ देता जाता हूं, ताकि दिक्कत ना आए, वरना फिर बाद में ना गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले ही बता देता हूं, नोट, पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, 2-3 नोट लिखेंगे, उसमें चीजें शॉर्ट, मामला सही करेंगे। यदि उपसहसंयोजक बंध जो अभी हमने बनाया, कहीं पे उसको हटा के डबल बॉन्ड लगा दिया है ना, अब आगे की चीज समझो आप। यदि उपसहसंयोजक बंध, अभी लिखना कुछ नहीं है ना, आपको लिखना कुछ नहीं है, मैं बस आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, उपसहसंयोजक बंध कभी ऐसा होगा कि सेकंड पहले आवर्त, जैसे कि कब उपसहसंयोजक बंध बेटा कभी ऐसा होगा कि दूसरे आवर्तों के तत्वों के बीच में भी बन सकता है, दूसरे या पहले आवर्त के हाइड्रोजन के बीच में भी बन सकता है। तो वहां जब उसको हटाते हैं तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, लेकिन जब उपसहसंयोजक बंध दूसरे आवर्त और उससे अधिक आवर्त वाले तत्वों के बीच में बने, जैसे कि सल्फर या फिर उससे नीचे वाले या उससे और नीचे वाले, तो फिर वहां पे डबल बॉन्ड लगाते हैं। देखो, इस चीज को समझो और फील करना, ठीक है। यदि उपसह संयोजक बंध, बस जो मैं बोल रहा हूं वैसे समझना, उसको क्लियर करना। यदि उपसह संयोजक बंध सेकेंड आवर्त के तत्वों के मध्य
तत्वों के मध्य या सेकंड आवर्त के तत्व एवं हाइड्रोजन के मध्य H+ के मध्य बनने तो H+ के मध्य बने तो उसे सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करते समय जब मैं उसको सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करूंगा तो क्या करूंगा, परिवर्तित करते समय दाता परमाणु पर धनावेश एवं ग्राही परमाणु पर ऋणावेश। देखो ध्यान से, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकंड आवर्त के तत्वों के बीच में बन रहा है या सेकंड आवर्त के तत्व और H+ के बीच में बन रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, देने वाले पे धनावेश लगाएंगे, लेने वाले पे ऋणावेश लगाएंगे। ओके, और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ऋणावेश लगाते हैं एवं बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, केजे ट्रिक। ठीक है, ज्यादा कोई दिमाग ना लगा करके सिंपल यही कर लेना। ठीक है, ज्यादा कोई मत्था पच्ची करके सीधा ये कर लेना। दूसरा, यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे आवर्त एवं उससे अधिक आवर्त के तत्वों के बीच में बने, यदि उपसहसंयोजक बंध सेकंड आवर्त के तत्व एवं उससे अधिक आवर्त के तत्वों के बीच बने तो उसे जस्ट, कोई आवेश वावेश नहीं लगाना, जस्ट डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं। जस्ट डबल बॉन्ड में बदलते हैं। ये दो ट्रिक अपना लेना, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। बिना कुछ करे, बिना कोई दिमाग लगाए, बस ये कर देना। अगर उपसहसंयोजक बंध दूसरे आवर्तों के तत्वों के बीच में बन रहा है या दूसरे आवर्त के तत्व और हाइड्रोजन प्लस के बीच में बन रहा है तो देने वाले पे धनावेश, लेने वाले पे ऋणावेश लगाएंगे और सिंगल बॉन्ड बना देंगे। परंतु यदि उपसहसंयोजक बंध दूसरे आवर्त और उससे अधिक आवर्त के तत्व, जैसे कि तीसरे, चौथे, पांचवें के बीच में बन रहा है, दूसरा आवर्त और तीसरे आवर्त का तत्व, दूसरा चौथे आवर्त का तत्व, दूसरा पांचवें आवर्त के बीच में बन रहा है, तो वहां पर हम डबल बॉन्ड से उसको रिप्लेस कर देंगे। जस्ट डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे। देखो उदाहरण याद करो, रसगुल्लो हमने नाइट्रिक अम्ल बनाया था। नाइट्रिक अम्ल बनाया था। नाइट्रिक अम्ल की संरचना हमने क्या ऐसी बनाई थी? क्या नाइट्रिक अम्ल की संरचना क्या हमने ऐसी बनाई थी? क्या बोलो ना यार, हाँ या ना।
इसको ऐसे ही बना सकते हैं। और या क्या दाता परमाणु नाइट्रोजन है? कौन? तीर का चिन्ह बता रहा है। ग्राही परमाणु ऑक्सीजन है। तो इसको आप जब सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करोगे, बाकियों में कोई छेड़छाड़ी नहीं, इसको सिंगल सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट कर दो। अरे इसको सिंगल सहसंयोजक बंध में कर दो कन्वर्ट, देने वाले पे धनावेश, लेने वाले पे ऋणावेश, ये भी सही है, दोनों सत्य है, दोनों सत्य, खत्म बात, कोई झंझट ही नहीं है। ओके, ये उदाहरण देखा। सिमिलरली जब हमने नाइट्रिक अम्ल बनाया था, नाइट्रेट आयन बनाया था, यहां पर भी आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। नाइट्रेट आयन क्या था? नाइट्रेट आयन में हमने सिंपली क्या किया था, जैसे कि यहां पर O माइनस, फिर N, फिर यहां डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे बनाया था। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। जो पहला था उसको वैसा का वैसा कर दिया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, देने वाले पे धनावेश, लेने वाले पे ऋणावेश लगा दिया। अगर कुल ऋणावेश देखोगे तो -2, धनावेश +1, तो -2 + 1 कितना होगा? -1, जो कि बैलेंस है ऑलरेडी। समझ में आया? ओके, समझ में आया? ठीक है, अगला देखो। हाँ है ना? तो अब जहां जहां जैसे कि H2SO3, ये आपका क्या था? सल्फ्यूरस अम्ल था ना, ये सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस एसिड था बेटा ये। तो इसमें याद करो हमने ऐसी संरचना बनाई थी, एक लोन पेयर और ऐसे बनाया था। ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। तो आप अब देखो ध्यान से, सल्फर तीसरे आवर्त में आता है, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त में आता है। बिना सोचे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सीधा डबल बॉन्ड लगा दो, इसके पास एक लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हम यही तो बनाते हैं। देखो H2SO4 हमने ऐसा बनाया था, लेकिन आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या? क्योंकि देने वाला और लेने वाला दूसरे और तीसरे आवर्त के बीच का, तो जस्ट डबल बॉन्ड लगाना, कुछ नहीं करना है। जिंदगी बहुत आसान रहेगी आपकी। कुछ सोचोगे तो फिर सोचते रहो, ट्रिक लगाओ, मस्त रहो। आगे, हाँ जी, इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको H3PO4 बताया था, तो मैंने आपको इसमें ऐसे बोला था ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, बाकी 3 यहां पर OH OH OH, तो इसको भी आप बेटा ऐसे बना सकते हो, डबल बॉन्ड O लगाओ, OH 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 लगाओ। क्यों? क्योंकि फास्फोरस तीसरे आवर्त में आता है, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त में आता है। डबल बॉन्ड लगाओ, जस्ट रिलैक्स रहो। H3PO3 में भी सेम ऐसे ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, 2 मैंने क्या लगाए थे? OH और एक H लगाया था, याद करो। तो इसको भी आप जस्ट ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, कहीं पर भी एक H लगा दो, 2 H लगा दो, ऐसे। ठीक है, सेम इस तरीके से Fg, एक ये भी देख लो H3PO2 में। यहां पर क्या थे? 2 ऑक्सीजन हमने उड़ा दिए थे, तो 2 H लगा दो, एक OH, और यहां पे जो ये बॉन्ड था ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P डबल बॉन्ड O H H OH, खत्म। तो ये चीजें आपको कॉन्फिडेंस देगी कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ भाई, हो सकता है। ठीक है, पक्का? अरे पक्का? इनकी बढ़िया से लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य धन्य, एकदम बढ़िया, धन धनाधन धन्य हो जाएगा।
ठीक है, ओके, यही चीजें बाद में याद आएगी फिर, इसलिए अभी सीख लेना, ठीक है रसगुल्लो, ओके, कूल है। अब आगे इतनी बातें क्लियर हो गई, ये चीजें समझ में आ गई, हमने संरचना बनाना सीख लिया, डबल बॉन्ड को सिंपल, अच्छा कुछ उदाहरण और देख लो, FGH, हाँ जी, ये नॉर्मल चीजें अपन ने देख ली। अब जैसे कि देखो ध्यान से, FGH NH4+ का निर्माण, अमोनियम आयन कैसे बनता है, अमोनियम आयन कैसे बनता है, जरा देखो ध्यान से। अमोनियम आयन बेटा बनता कैसे, इसके बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा। एक होता है आपके पास अमोनिया NH3, समझना, और इसके नजदीक आता है H+। आपको रटना नहीं है कैसे हुआ, कुछ नहीं, अभी जस्ट अपन इसकी संरचना बनाएंगे, उसके लिए बता रहा हूं ये बनता कैसे। तो होता क्या है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, अर्थात नाइट्रोजन ने अपने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में लगा दिए, कितने बचे, 2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास भूखा नंगा आया बेचारा, दे दे भैया अल्लाह के नाम से कुछ दे दे, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो गरीब है, हम तो बहुत गरीब है, हमारे पास तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहा, वो भी चला गया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है H+, वो भी निकल गया, तो इसके पास तो खाली कमरा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लो भैया। तो दान करने से कौन सा बंध बना, उपसहसंयोजक बंध। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, मैंने रफली एक डायग्राम बना दिया कि नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन तो आराम से मस्त है, लेकिन एक बंध तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाऊंगा, जिसमें नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इधर खिसका दिया, किसकी तरफ, H+ की तरफ, हाँ या ना, ये कौन सा बंध, उपसहसंयोजक बंध। अगर इसको मैं नॉर्मल बंध में कन्वर्ट करूं तो कर दो, क्या दिक्कत है, कर दो, ये N, ये 3H, देने वाले पे धनावेश, इसको एकल बंध में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बंध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन H+ के बीच में बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। सीखो रसगुल्लो, सीखो। नाइट्रोजन दूसरे आवर्त में, ये H+ है, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा ना, हाइड्रोजन कब से डबल बॉन्ड बनाने लग गया। देने वाले पे धनावेश, लेने वाले पे ऋणावेश लगाओ, पहले से क्या था, गरीब था, तो इसके ऊपर धनावेश तो पहले से ही था, ऋणावेश लगाएंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, अरे हाँ या ना, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा सिंपल, NH4+ ऐसे बनेगा। तो इसको अगर मैं सीधा करके लिख दूं तो ऐसे लिख दूं क्या, ये N, इससे 3 हाइड्रोजन है और एक H ऊपर जुड़ा हुआ है, इस पे धनावेश है NH4+। तो उपसहसंयोजक बंध को एक नॉर्मल सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट कर दिया। हाँ समझा कि नहीं समझा, समझ ले बोलना, क्लियर हो गया। NH4+ में 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, घर से लेके आए थे 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक लोन पेयर उसके पास 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से आएगा, क्लियर है। टाइम हो गया क्या, अरे 53 हो गए, पता ही नहीं चला। ठीक है, जब बड़ा टॉपिक आता है पता नहीं चलता टाइम कब हो जाता है। भूख लग रही है बेटा, आप तो घर पे हो ना, बेटे बेटे भी लिख लिख के भी तो खा ही सकते हो कुछ कुछ बीच बीच में। हाँ जी डन। अच्छा एक करके बताओ, FGH के बाद I फॉर आइसक्रीम, H3O+ का निर्माण, ये समझो, एक बार ये समझो, H3O+ कैसे बना होगा, H2O में H+ जुड़ा होगा, बोलो, H2O में H+ जुड़ा होगा। अब यार ये H2O क्या भला है, इसको भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को। तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, पता है सबको। अरे ऑक्सीजन, ध्यान से देखो रसगुल्लो, ध्यान से। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने बंध बना रखे हैं? 2। तो 6 में से 2 बंध बनाने में चले गए, कितने बच गए? 4। 4 इलेक्ट्रॉनों के कितने जोड़े? 2 जोड़े। इसके पास 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। कैसे ही बना दो, रफली डायग्राम बनाना है। ये गरीब बेचारा, कोई भी एक लोन पेड़ दे दो ना, ये दो या ये दो, क्या फर्क पड़ता है तो तुम्हारे ही। दे दिया, दे दिया। तो देने वाले पे अब जरा देखो ध्यान से, डायरेक्ट कर दूं या एक बार बताए थे थोड़ा सा। ये H ऐसे बना दिया मैंने, ये ऐसे कर दिया। अरे H+ को दिया ना। इसके पास एक लोन पेयर अभी भी है, याद रखो मुन्ना, एक अभी भी है। ये उपसहसंयोजक बंध बन गया। तो इसको अगर मैं नॉर्मल कन्वर्ट करना चाहूं तो इस ऑक्सीजन से 3H लगा दो, खाट 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 खाट। देने वाले पे धनावेश, लेने वाले पे ऋणावेश। पहले ही गरीब था, उसका धन ऋण कैंसिल हो गया, इसके पास एक लोन पेयर बचा रहा, ये बन गया। ठीक है क्या? अरे समझ में आ रहा है लल्ला, काहे मचा रहा है हल्ला? मजा आ रहा है? क्लियर हो गया? H3O+ का निर्माण ऐसे होता है। तो क्या तुमने पहली नजर में यह सीख लिया कि संरचनाएं कैसे बनाई जाती है? IJ CO2। सर इसमें क्या रखा है? CO2 केंद्रीय परमाणु कार्बन, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, अगल बगल में ऑक्सीजन। जब भी बगल में ऑक्सीजन आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 इधर 2 इधर। इसके बाह्यतम कोश में 6 होते हैं ना, ये 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ऐसा बन गया, बन गया। अब एक बनाओ JK, जो ये बना देगा वो चला जाएगा, C3O2 जो बना देगा वो जाएगा। हाँ जी, C3O2 की संरचना बनाओ और चले जाना। फिर ये करके चले जाओ, बस बताओ, जो बताएगा वो जाएगा, जो बताएगा वो जाएगा। इसका नाम बेटा कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। इसकी संरचना बताओ C3O2 की। सर गलत लिखा है आपने तो। बोलो। ठीक है नागेश, कल से बोल दूंगा मैं विक्रम सर को, ठीक है? खुश? हाँ जी, C3O2 की संरचना देखो भाई, नहीं पता? C3O2 की संरचना, C3O2 की संरचना बेटा देखो ध्यान से। यहां पर इसकी संरचना कैसी होती है? दोनों ऑक्सीजन अगल बगल में होते, बाकी तीनों कार्बन बीच में होते हैं, ठीक है? 1 2 3 कार्बन अगल बगल में ऑक्सीजन। अब मैनेज कर लो बस। कार्बन 4 बंध बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगा। कार्बन 4 बंध बनाएगा, ऑक्सीजन कोने वाला डबल बॉन्ड, कोने वाला डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड इधर बना ले, ये डबल बॉन्ड इधर बना ले, बन गया C3O2। वेरी गुड विवेक कुमार। विवेक कुमार की छुट्टी, बाकी सब कल पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छे से, ठीक है? हाँ जी, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, बढ़िया से क्लियर कर लिए होंगे। नहीं समझे तो थोड़ा और समझो, ध्यान लगाओ, चीजों को क्लियर करो, फोकस बिठाओ, पुराने चैप्टर रिवाइज करो। पीरियोडिक टेबल काम आ रहा है तुम्हारे बार बार, किसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये काम आ रहा है। अगर ये पता है तो तुम बन जाएगा। टाइम लगेगा, लेक्चर को 2 बार समझो, क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।